नमस्कार। सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के समाजशास्त्र विभाग के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट, हम बीए पार्ट के फर्स्ट पेपर समाजशास्त्र के सिद्धांत को पढ़ रहे हैं और उसकी तीसरी यूनिट में हम हैं और तीसरी यूनिट का आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वह है सामाजिक नियंत्रण। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि बीए पार्ट फर्स्ट में आपको समाजशास्त्र के बेसिक पेपर पढ़ाए जाते हैं, जिनमें पहला पेपर है समाजशास्त्र के सिद्धांत, जिसमें हम समाजशास्त्र की पृष्ठभूमि, समाजशास्त्र विषय की सामान्य जानकारी, इससे संबंधित मूलभूत जो अवधारणाएं हैं, मूलभूत जो सिद्धांत हैं, उनको पढ़ते हैं कि आखिर इस विषय क्या है, इसकी विषय वस्तु क्या है, इसका पर्सपेक्टिव क्या है, परिप्रेक्ष्य क्या है और इसकी मूलभूत अवधारणाएं कौन कौन सी और मूलभूत सिद्धांत क्या हैं। और दूसरा पेपर है भारतीय समाज का, जिसमें हम इंडियन सोसाइटी, उससे संबंधित अवधारणाएं, प्रक्रियाएं और जो संबंधित मुद्दे हैं उनको हम भारतीय समाज में पढ़ते हैं। इसमें भारतीय समाज को जानने का प्रयास करते हैं कि भारतीय समाज की संरचना, स्वरूप, प्रक्रियाएं क्या क्या हैं। तो ये जानकारी मैंने इसलिए दी कि समाजशास्त्र विषय है उसको समझने के लिए और गहराई से जानने के लिए समाजशास्त्र की जो बुनियादी अवधारणाएं हैं उनको अच्छी तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है। ये बात समाजशास्त्र विषय में नहीं, हर विषय पर लागू होती है। हर विषय की अपनी कुछ बेसिक मूलभूत विशिष्ट शब्दावली होती है, कुछ विशिष्ट शब्द होते हैं जो उसी विषय में काम में लिए जाते हैं और उनका विशिष्ट अर्थ होता है, उनको हम अवधारणाएं बोलते हैं। और उनको समझना विषय के विस्तृत अध्ययन के लिए और गहन अध्ययन के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये उस विषय को समझने के लिए नींव का काम करते हैं एक तरीके से, यानी कि ये बेसिक टूल्स हैं जिनके माध्यम से हम इस विषय में और आगे जा पाते हैं। तो उन्हीं में से एक कॉन्सेप्ट है सामाजिक नियंत्रण। समाज है, सामाजिक संबंध है, सामाजिक अंतरक्रिया है, समुदाय है, संस्था है, समिति है, समूह है, समाजीकरण है, सामाजिक नियंत्रण है, प्रतिस्पर्धा है, सहयोग है, संघर्ष है, ये सब संस्कृति है, सामाजिक संरचना है, ये सब समाजशास्त्र की बुनियादी अवधारणाएं हैं। और अलग अलग क्लासेस के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम इन अवधारणाओं को समझने का और पढ़ने का प्रयास करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे सामाजिक नियंत्रण। बहुत सरल शब्द है सामाजिक नियंत्रण, और इसका शाब्दिक अर्थ ये बताता है कि ये समाज में नियंत्रण की बात करता है। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, ये समाजशास्त्र की एक बुनियादी अवधारणा है। और सर्वप्रथम अमेरिकन समाजशास्त्री E.A. रॉस ने अपनी पुस्तक सोशल कंट्रोल में इस अवधारणा का प्रतिपादन किया था और उन्होंने बताया था कि सामाजिक नियंत्रण एक प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली जो क्रिया होती है उसको हम प्रक्रिया बोलते हैं, जिसके द्वारा समाज में व्यवस्था, ऑर्डर बनी रहती है। और समाजीकरण, जिसमें हम समाज और संस्कृति के अनुकूल मानदंड, मूल्यों के अनुसार व्यवहार करना सीखते हैं। और सामाजिक नियंत्रण जो समाज में नियंत्रण से संबंधित है, ये दोनों अवधारणाएं घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। समाजीकरण सामाजिक नियंत्रण में सहायता करता है और सामाजिक नियंत्रण समाजीकरण की कमी है उसकी क्षतिपूर्ति करता है। इसकी जो ये अवधारणा है, इसका सार ये है कि सामाजिक नियंत्रण समाज में एकता और व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यक्तियों के व्यवहारों का नियमन करना है, यह सामाजिक नियंत्रण है। सामाजिक नियंत्रण का तात्पर्य है कि समाज में एकता और व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यक्तियों के व्यवहारों का नियमन करना, यह सामाजिक नियंत्रण है। किस स्थिति में व्यक्ति को किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, किस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, उसके गुण दोष क्या है, अच्छा बुरा क्या है, ये सब चीज़ें सामाजिक सीखता है। और इन चीज़ों के अनुसार समाज अगर अपने सदस्यों से व्यवहार की अनुशासित व्यवहार की अपेक्षा करता है, अनुशासित व्यवहार के लिए उन पर
कुछ साधनों के माध्यम से प्रयास करता है तो उसको हम सामाजिक नियंत्रण कहते हैं। इस अवधारणा को और व्यापक ढंग से समझने के लिए आइए कुछ समाज वैज्ञानिकों की परिभाषाओं पर चर्चा करते हैं। टीबी बॉटमोर जाने माने समाजशास्त्री हैं, उनकी पुस्तक सोशियोलॉजी, उसमें उन्होंने बताया कि सामाजिक नियंत्रण का जो अभिप्राय है, तात्पर्य है, वह है मूल्यों और मानदंडों का संकलन, जिसके द्वारा व्यक्तियों और समूहों के बीच तनाव और संघर्ष को दूर या कम किया जा सकता है। इसी तरह ई रॉस, जिन्होंने ये अवधारणा दी है सोशल कंट्रोल, अपने पुस्तक भी इसी नाम से लिखी है 1901 में, सोशल कंट्रोल, उन्होंने बताया कि सामाजिक नियंत्रण का तात्पर्य उन सभी शक्तियों से है जिनके द्वारा समुदाय व्यक्ति को अपने अनुरूप बनाता है। अमेरिकन समाजशास्त्री टॉलकॉट पार्सन की पुस्तक है द सोशल सिस्टम, उसमें उन्होंने बताया है कि सामाजिक नियंत्रण वह सामान्य प्रक्रिया है जिसके द्वारा अपेक्षित व्यवहार तथा वास्तविक व्यवहार के अंतर को कम से कम किया जाता है। यानी सामाजिकरण और सामाजिक नियंत्रण दोनों तनाव और संघर्ष से समायोजन में मदद करते हैं। इसी तरह अमेरिकी समाजशास्त्री मैकाइवर पेज, जिनको हम हर टॉपिक में, हर यूनिट में पढ़ते हैं, उनकी पुस्तक है सोसाइटी, उन्होंने लिखा है कि सामाजिक नियंत्रण का अर्थ उन तरीकों से है जिससे संपूर्ण समाज की व्यवस्था और एकता और स्थायित्व बना रहता है और संपूर्ण व्यवस्था एक परिवर्तनशील संतुलन के रूप में कार्य करती है, क्रियाशील रहती है। तो ये समाज वैज्ञानिकों की परिभाषाएं हैं और इन परिभाषाओं का जो निष्कर्ष निकल कर आता है वह यही है कि सामाजिक नियंत्रण है वह संपूर्ण समाज में एकता और व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यक्तियों के व्यवहारों का नियमन है और यह सामाजिकरण पर आधारित है, क्योंकि सामाजिकरण जितना बेहतर होता है उतना ही सामाजिक नियंत्रण आसान और सरल हो जाता है, उतनी ही सामाजिक नियंत्रण की पालना सुनिश्चित होती है और समाज में अनुशासन और व्यवस्था बनी रहती है। सामाजिकरण जितना कमज़ोर होता है, गलत होता है, दोषपूर्ण होता है, उतना ही सामाजिक नियंत्रण कठिन हो जाता है और चुनौतीपूर्ण हो जाता है। सामाजिक नियंत्रण की पालना उतनी बेहतर ढंग से सुनिश्चित नहीं हो पाती है। हम देखते हैं आम बोलचाल की भाषा में जब हम बात करते हैं कि समाज में जो अपराध, हिंसा ये जो बढ़ रही है, इसमें परिवार की भूमिका बहुत अहम है। इसका तात्पर्य यह है कि बच्चा व्यवहार अपने परिवार में सीखता है, तो परिवार में अगर उसे अच्छे संस्कार मिलते हैं, अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, तो बाहर समाज में भी अच्छा व्यवहार करता है, गलत आचरण नहीं करता है, अपराध नहीं करता है, हिंसा का आचरण नहीं करता है। तो संस्कारों पर ज़्यादा बल दिया जाता है कि माता पिता से, समाज से, सबसे ये उम्मीद की जाती है कि माता पिता, परिवार में बच्चों को अच्छे संस्कार दिए जाएं, जिससे वो बाहर की दुनिया में यानी समाज में, सामाजिक जीवन में अनुशासित और अच्छे नागरिक और अच्छे इंसान के रूप में आचरण करें, जिससे समाज की शांति और अनुशासन और व्यवस्था पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े, वह विघटित नहीं हो। तो ये सामाजिक नियंत्रण और सामाजिकरण के बीच संबंध को बताता है। डे टू डे लाइफ में हम आम बोलचाल में, समाचार पत्रों में, मीडिया में इन चीज़ों को देखते हैं, पढ़ते हैं कि संस्कार और मूल्यों में गिरावट आती जा रही है, समाज में अव्यवस्था, अपराध, हिंसा, पाप बढ़ता जा रहा है। तो ये इसी से संबंधित चीज़ें हैं। इसलिए समाज में सामाजिक नियंत्रण बहुत ज़रूरी है और सामाजिकरण और सामाजिक नियंत्रण परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं और एक दूसरे पर अंतर्निर्भर हैं, एक दूसरे को परस्पर प्रभावित करते हैं। सामाजिक नियंत्रण का ये जो टॉपिक है, इससे संबंधित जो तीसरा बिंदु वो है, वह ये है कि सामाजिक नियंत्रण के स्वरूप कौन कौन से हैं। स्वरूपों पर चर्चा करने से पहले हम दूसरा जो बिंदु है सामाजिक नियंत्रण का महत्व है, उस पर भी थोड़ा संक्षिप्त में विवेचन कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स,
जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी व्यवस्था होती है उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है, महत्व होता है। तो सामाजिक नियंत्रण का भी अपना एक महत्व है, उद्देश्य है, आवश्यकता है। सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि ये सांस्कृतिक समायोजन और मूल्य संघर्ष को रोकने के लिए है। सांस्कृतिक क्षमा कीजिए, सांस्कृतिक जो कुसमायोजन और मूल्यों का जो संघर्ष है उसके कारण समाज में अपराध और हिंसा बढ़ती है। इसीलिए सांस्कृतिक जो कुसमायोजन होता है और मूल्यों का जो संघर्ष होता है उसके लिए व्यक्तियों पर नियंत्रण आवश्यक है। और यह काम सामाजिक नियंत्रण करता है। जो सामाजिक नियंत्रण का जो महत्व है उसका पहला बिंदु है कि समाज में व्यवस्था और निरंतरता बनाए रखता है। समाज में बिल्कुल ऑर्डर की स्थिति रहती है। समाज बिल्कुल अनुशासित और सुव्यवस्थित तरीके से निरंतर काम करता रहता है। मैकाइवर पेज ने अपनी पुस्तक सोसाइटी में इस बिंदु पर बल दिया है। अगर सामाजिक नियंत्रण नहीं हो तो समाज में चोरी है, अपराध है, हिंसा है, दुर्घटना, इस तरह की अव्यवस्थाएं पैदा होने लग जाएगी। कोई भी किसी के साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार कर सकता है, कोई किसी की चीज़ ले सकता है, कोई कभी कुछ भी कर सकता है जिसकी से अपेक्षा नहीं की जाती, जिससे दूसरों के जीवन पर प्रतिकूल रूप से प्रभाव पड़ता है। दूसरों का शांतिपूर्ण और अनुशासित जीवन भंग होता है, अव्यवस्था पैदा होती है, समाज में विघटन पैदा होता है, तनाव पैदा होता है, अशांति पैदा होती है। तो सामाजिक नियंत्रण का सबसे महत्वपूर्ण जो उद्देश्य है वह है कि समाज में व्यवस्था और निरंतरता बनाए रखता है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि समाज में एकता और संबद्धता बनाए रखता है। सामाजिक नियंत्रण के कारण ही लोगों का व्यवहार है उसमें एकरूपता रहती है, संबद्धता रहती है। किस स्थिति में व्यक्ति को किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। उदाहरण के लिए आप बाइक पर जा रहे हैं और आपने हेलमेट नहीं लगा रखा है, ट्रैफिक पुलिस वाला आपको इशारा करता है तो आप रुकते हैं, उनको बात बताते हैं। अगर आपसे पहली बार गलती हुई है तो आप क्षमा प्रार्थना भी करते हैं। और अगर ऐसा होता है पहली बार गलती होती है तो ट्रैफिक पुलिस आपको एक मौका भी देती है और इस तरह आप आगे के लिए सचेत हो जाते हैं और उस गलती को दोहराते नहीं। तो ये जो इस लोगों के व्यवहार में एकता और संबद्धता है कि किस स्थिति में समाज का एक सदस्य किस तरह का व्यवहार करता है, उस स्थिति में दूसरा सदस्य है वो किस तरह का व्यवहार करता है। ये जो संबद्धता है ये सामाजिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है। इससे व्यवहार में समानता और एकरूपता आती है। टालकट पार्सन ने भी इस बिंदु पर जोर दिया है। तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है जो सामाजिक नियंत्रण के उद्देश्य और महत्व को बताता है वह है यह सांस्कृतिक को समायोजन और मूल्य संघर्ष को रोकता है। टीबी बॉटोमर ने अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी में इसका विवेचन किया है। कभी कभी एक संस्कृति में रहा हुआ व्यक्ति दूसरी संस्कृति में आता है तो वहाँ वो समायोजित नहीं हो पाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए ग्रामीण परिवेश में पला बड़ा व्यक्ति एकदम किसी महानगर में आता है और वहाँ की जीवन शैली और बिहेवियर को देखकर वो अगर उस माहौल में ढल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं ढल पाता है तो इससे उसके अंदर भूमिका संघर्ष और आंतरिक सापेक्षिक वंचना की स्थितियाँ पैदा हो जाती है और ये आगे चल के सामाजिक नियंत्रण में संकट पैदा करता है क्योंकि उसका व्यवहार उन लोगों की अपेक्षा के अनुरूप नहीं हो पाता है, वो उस माहौल में ढल नहीं पाता है और कभी कभी मूल्य संघर्ष की भी स्थिति आती है। आदमी ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाना चाहता है, ऐसा देखता है दुनिया के अंदर कि धन और संपत्ति के ज़्यादा महत्व मिल रहा है, उस व्यक्ति का ज़्यादा सम्मान हो रहा है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा संघर्ष ज़्यादा से ज़्यादा पैसे धन कमाना चाहता है। वो चाहता है कि उसके लिए उसे कम से कम संघर्ष करना पड़े। दूसरी तरफ को उसके दूसरे मूल्य उसको ये कहते हैं कि ये गलत तरीका है, इस तरह धन कमाना उचित नहीं है। तो इस तरह का ये संघर्ष जो पैदा होता है आदमी की मन स्थिति में, उस संघर्ष को भी सामाजिक नियंत्रण रोकता है। तो सांस्कृतिक कुसमायोजन और मूल्य संघर्ष रोकने में सामाजिक नियंत्रण अत्यंत अहम भूमिका निभाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। चौथा महत्वपूर्ण जो बिंदु है वह है कि सामाजिक नियंत्रण समाज में परिवर्तन सुनिश्चित करता है, सामाजिक परिवर्तन सुनिश्चित करता है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि सड़क दुर्घटनाएं बहुत बढ़ती जा रही हैं।
इसलिए सरकार ने ट्रैफिक रूल्स को स्ट्रिक्ट किया है, जो फ़ाइन है उनको बढ़ाया है। तो यहाँ देखिए कि फ़ाइन बढ़ने पर लोग अनुशासन में आने लगे हैं, ट्रैफिक रूल्स का पालन करने लगे हैं, क्योंकि फ़ाइन बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह हम देखते हैं कि कानून जो है, रूल्स जो हैं, वो सामाजिक परिवर्तन लाते हैं, लोगों के व्यवहार को बदल देते हैं। इसी तरीके से बाल विवाह है, मृत्यु भोज है, इनके संबंध में सरकार और प्रशासन ने जो कोरोना पीरियड में और जो शक्ति दिखाई है, उसे हम देखते हैं कि समाज में इन कुरीतियों को लोग स्वेच्छा से आगे आकर छोड़ने लगे हैं। तो ये सामाजिक परिवर्तन भी लाता है। जाने माने समाजशास्त्री योगेंद्र सिंह ने अपनी पुस्तक मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन में भी इस बिंदु पर विस्तारपूर्वक विवेचन किया है। अब जो महत्वपूर्ण बिंदु है तीसरा, सामाजिक नियंत्रण के स्वरूप, उन पर थोड़ा संक्षिप्त बात कर लेते हैं। सामाजिक नियंत्रण के स्वरूप या प्रकार, पहला प्रकार दिया है कूले और बर्नार्ड ने। उन्होंने सामाजिक नियंत्रण के 2 प्रकार बताए हैं, चेतन और अचेतन नियंत्रण। डियर स्टूडेंट, चेतन नियंत्रण का तात्पर्य है सहज रूप से आदमी सचेत होकर जो सामाजिक नियंत्रण होता है, वह चेतन सामाजिक नियंत्रण कहलाता है। उदाहरण के लिए अगर कोई छोटा बच्चा है, किसी दूसरे के घर से कोई वस्तु उठा लेता है, तो हम उसे समझाते हैं कि ये चोरी है, चोरी करना गलत बात है, इस तरह चोरी नहीं करते हैं। तो ये चेतन सामाजिक नियंत्रण होता है। कुछ सामाजिक नियंत्रण अचेतन भी होते हैं, अचेतन नियंत्रण भी होता है। अचेतन नियंत्रण का तात्पर्य है कि उसके लिए हमें समाज के दूसरे सदस्य या समाज के नियम या समाज की जो एजेंसीज हैं वो बाध्य नहीं करती हैं। हम स्वतः ही अचेतन रूप से सामाजिक नियंत्रण की पालना सुनिश्चित कर देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप सड़क पर चल रहे हैं, आप देखते हैं कि बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ है, आप रोकते हैं बाइक और पत्थर को साइड में कर देते हैं। या इसी तरीके से आप देखते हैं कि महाविद्यालय में, कॉलेज में आपको कोई चीज़ मिलती है, किसी का पर्स मिलता है या किसी का मोबाइल मिलता है, तो आप ऑफिस में जाकर जमा करा देते हैं। आपको कोई नहीं देख रहा है, आप उसको घर भी ले जा सकते हैं, लेकिन आप अचेतन रूप से ही सामाजिक नियंत्रण की पालना कर देते हैं, वहाँ पर उसको जमा करवा देते हैं और संबंधित ऑफिस में जमा करवा देते हैं। या कहीं पर आप देखते हैं कि किसी दूसरे के बगीचे में दरवाज़ा खुला हुआ है और पशु उन पौधों को नष्ट कर सकते हैं, खा सकते हैं, तो आप उस दरवाजे को बंद कर देते हैं, जबकि आपको कोई नहीं कह रहा है। तो ये भी अचेतन सामाजिक नियंत्रण है। तो ये अचेतन सामाजिक नियंत्रण के उदाहरण है। सामाजिक नियंत्रण का जो दूसरा स्वरूप है, दूसरा प्रकार है, वह है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण। कार्ल मैनहीम ने अपनी पुस्तक मैन एंड सोसाइटी में सामाजिक नियंत्रण के 2 प्रकार बताए हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण। प्रत्यक्ष नियंत्रण का तात्पर्य है कि वह सामाजिक नियंत्रण जो समाज में प्राथमिक समूह द्वारा सुनिश्चित किया जाता है, यानी परिवार है, पड़ोस है, मित्र समूह है, ये हमारे प्राथमिक समूह हैं। इनके माध्यम से जो सामाजिक नियंत्रण होता है वो प्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण होता है। जैसे परिवार के सदस्य हमें कहते हैं कि हमें बड़े बुजुर्गों का आदर करना है, किसी के साथ झगड़ा हो जाता है तो हमें उसको शांतिपूर्वक बैठकर सुलझाना होता है। पड़ोसी हैं वो हमें अनावश्यक रूप से ज़्यादा तेज़ आवाज़ में संगीत सुनने के लिए मना करते हैं। तो ये एक तरीके से उनके कहने पर समाज के जो दूसरे सदस्य हैं, मोहल्ले के जो दूसरे लोग हैं जो आपके तेज़ ध्वनि से प्रभावित हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं, उनको भी फ़ायदा होता है। तो ये प्राथमिक समूह द्वारा किया जाने वाला सामाजिक नियंत्रण है। इसी तरह अप्रत्यक्ष नियंत्रण होता है। तो अप्रत्यक्ष नियंत्रण का मतलब होता है कि जब समाज के दूसरे सदस्य समूह हैं या लोगों के व्यवहार के माध्यम से हम अपना खुद का व्यवहार अनुशासित कर लेते हैं, वो अप्रत्यक्ष नियंत्रण होता है। यानी कि वो प्रत्यक्ष रूप से हमारे संपर्क में नहीं होते, हमें कहते भी नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी उपस्थिति या उनके हाव भाव ही हमें अनुशासित व्यवहार के लिए प्रेरित कर देते हैं।
उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी चौपाल पर 5 आदमी बैठे हुए हैं और आप कोई हंसी मजाक की बात कर रहे हैं तो वहाँ हम देखते हैं कि हम आवाज़ धीरे कर लेते हैं, तेज़ आवाज़ में नहीं बोलते हैं, क्योंकि हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि इससे उनको डिस्टरबेंस हो सकता है। तो ये एक तरह का अप्रत्यक्ष नियंत्रण है। या कोई व्यक्ति है, वो चोरी की नीयत से कहीं जा रहा है, लेकिन उसे लगता है कि मोहल्ले के कुछ लोग हैं एक जगह पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रहे हैं, तो वो वहाँ नहीं जाता है। तो ये भी एक तरीके का अप्रत्यक्ष नियंत्रण है। तीसरा जो सामाजिक नियंत्रण का स्वरूप या प्रकार है वह है सकारात्मक और नकारात्मक नियंत्रण। जाने माने समाज मनोवैज्ञानिक किम्बाल यंग ने अपने पुस्तक ए हैंडबुक ऑफ सोशल साइकोलॉजी में सामाजिक नियंत्रण के 2 प्रकार बताए हैं। ए हैंडबुक ऑफ सोशल साइकोलॉजी किम्बाल यंग की पुस्तक है। इसमें उन्होंने कहा है कि सकारात्मक नियंत्रण का तात्पर्य है कि जब समाज और समाज की संस्थाएं पुरस्कार और प्रोत्साहन के माध्यम से समाज में नियंत्रण बनाए रखती है, तो वो सकारात्मक नियंत्रण है। जैसे हम पढ़ते हैं कि समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि टैक्सी ड्राइवर ने, ऑटो ड्राइवर ने ईमानदारी का परिचय दिया, रुपयों और गहनों से भरा हुआ बैग लौटाया। तो ये जो प्रशंसा होती है उसकी, इसी तरह समाज में जो अधिकारी कर्मचारी वर्ग होते हैं उनको 15 अगस्त और 26 जनवरी को सम्मानित किया जाता है। तो समाज अपने सदस्यों को बेहतर व्यवहार के लिए, अनुशासित व्यवहार के लिए पुरस्कार देता है, उनको प्रोत्साहन देता है, सम्मानित करता है। तो ये भी सामाजिक नियंत्रण है। दूसरी तरफ नकारात्मक नियंत्रण का तात्पर्य है कि जब समाज अपने सदस्यों को दंड और निंदा के माध्यम से उनके व्यवहार को नियंत्रित करता है, तो वो नकारात्मक सामाजिक नियंत्रण है। उदाहरण के लिए किसी अधिकारी द्वारा अनुशासनहीन आचरण करने पर उसे पदोन्नत कर देना, उसका इंक्रीमेंट रोक लेना, किसी अपराधी द्वारा चोरी करने पर पुलिस द्वारा पकड़कर उसको जेल भेज देना, समाज में किसी व्यक्ति द्वारा शराब पीकर किसी मोहल्ले में शोरगुल मचाने पर मोहल्ले के लोगों द्वारा उस व्यक्ति को और उसके परिवारजनों को उलाहना देना, ये सब नकारात्मक सामाजिक नियंत्रण के उदाहरण हैं। चौथा जो सामाजिक नियंत्रण का स्वरूप है या प्रकार है वह है संगठित, असंगठित और सहज नियंत्रण। गुरविच और मोर ने अपनी पुस्तक 20th सेंचुरी सोशियोलॉजी में सामाजिक नियंत्रण के 3 स्वरूप बताए हैं। पहला है संगठित, इसे हम औपचारिक सामाजिक नियंत्रण भी कहते हैं। इसका तात्पर्य है कि निश्चित नियमों द्वारा परिवार है, विवाह है, स्कूल है, यहाँ पर जो सामाजिक नियंत्रण होता है वो संगठित नियंत्रण होता है। यानी निश्चित नियम, कार्य प्रणाली, व्यवस्था माध्यम से लोगों के व्यवहार को अनुशासन में रखा जाता है, उसमें एकता रखी जाती है, तो वह संगठित सामाजिक नियंत्रण कहलाता है। असंगठित सामाजिक नियंत्रण है, उसका तात्पर्य है कि हमारी संस्कृति, मूल्य, मानदंड, धर्म, जनमत, जनरीतियाँ, संस्कार, नैतिकता, इनके माध्यम से समाज में जो सामाजिक नियंत्रण होता है कि हमें ये काम नहीं करना चाहिए, ये गलत है, इस पर इसकी हमें सज़ा देंगे, या बड़े बुजुर्गों की कोई चीज़ नहीं छीननी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, या सड़क पर कचरा नहीं डालना चाहिए, तेज़ गति से गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, छोटे बच्चे या दिव्यांग हैं या महिलाएं हैं तो उनकी मदद करनी चाहिए। तो ये इस तरह के जो सामाजिक नियंत्रण होते हैं, जो परिवार समाज से हमें जो संस्कार मिलते हैं, जो समाजीकरण होता है हमारा, तो इस तरह का जो सामाजिक नियंत्रण है वो असंगठित सामाजिक नियंत्रण कहलाता है। इसे अनौपचारिक भी कहते हैं, क्योंकि ये सामाजिक नियंत्रण संस्कृति, संस्कार, प्रथा, मानदंड, मूल्य, नैतिकता, धर्म, जनमत, जनरीतियों, इनके माध्यम से होता है। तीसरा नियंत्रण इन्होंने बताया सहज नियंत्रण। सहज नियंत्रण का तात्पर्य ये है कि जब व्यक्ति अपने व्यक्तिगत अनुभव और आवश्यकताओं के अनुरूप स्वतः अनुशासन में रहता है, तो वो सहज नियंत्रण कहलाता है। यहाँ पर न तो संगठित नियंत्रण होता है न असंगठित होता है। व्यक्ति स्वतः ही अपने आप ही अनुशासन में रहता है, अकेला है,
सड़क सुनसान है, फिर भी अपनी लिमिट में गाड़ी चला रहा है, हेलमेट पहन रखी है, और सड़क पर थूक नहीं रखा है, या कोविड-19 महामारी के दौरान जैसे कोई नहीं देख रहा है तो भी उसने मास्क लगा रखा है। तो ये जो इस तरह का नियंत्रण होता है वह सहज नियंत्रण कहलाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सामाजिक नियंत्रण के मुख्य स्वरूप या प्रकार हैं जो समाज वैज्ञानिकों ने बताए हैं, और आज के लिए इतना पर्याप्त है। एक चीज़ जो मैं और डिस्कस करना चाहता हूँ वह है कि सामाजिकरण और सामाजिक नियंत्रण दोनों घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। टालकर पार्सन ने अपनी पुस्तक द सोशल सिस्टम में लिखा है कि सामाजिक नियंत्रण और सामाजिकरण दोनों तनाव व संघर्ष से समायोजन के लिए ही हैं। और ऑकबर्न और निमकॉफ ने अपनी पुस्तक ए हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी में लिखा है कि सामाजिक नियंत्रण समाजीकरण की असफलता को रोकता है, यानी दोषपूर्ण समाजीकरण की क्षतिपूर्ति का काम सामाजिक नियंत्रण करता है, और जिन लोगों ने सफल समाजीकरण किया है, उचित समाजीकरण होता है, तो उनको सामाजिक नियंत्रण में सहायता देता है। यानी कि सामाजिक नियंत्रण समाजीकरण में मदद करता है, समाजीकरण सामाजिक नियंत्रण में मदद करता है, क्योंकि सामाजिक नियंत्रण के माध्यम से भी समाजीकरण होता है। व्यक्ति समाज में सीखता है कि इस तरह समाज नियंत्रण करता है, ये समाज के नियम है, कायदे हैं, मूल्य हैं, मानदंड हैं, इनका तोड़ने पर मुझे दंड मिल सकता है, निंदा हो सकती है मेरी, मुझे सजा हो सकती है। तो सामाजिक नियंत्रण समाजीकरण की मदद करता है, और समाजीकरण सामाजिक नियंत्रण में सहायता करता है। तो दोनों परस्पर अंतर संबंधित हैं, एक दूसरे के पूरक है, घनिष्ठ रूप से अंतर संबंधित हैं। धन्यवाद।